नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज अपन देखेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत, जो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो राजस्थान की सभी भर्तियों में आए हुए हैं इस टॉपिक से, उसके जो पूरा निचोड़ इस वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे, पूरे क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या। तो जो आने वाली भर्तियाँ हैं सारी राजस्थान की, उसमें इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो इसको वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, आज का पहला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्रोत से। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी अभिलेख। व्याख्या देख लीजिए इसकी। गोसुंडी अभिलेख जो है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था गोसुंडी शिलालेख? चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से। ये इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। एवं लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि में है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। किसने पढ़ा था गोसुंडी शिलालेख? पहले डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, आगे देखते हैं, भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। दोस्तों, ये जो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके सारा सॉल्यूशन है, तो इसको आप देख लोगे तो आपके इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो एंड तक वीडियो बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस भी करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख स्थित है, कहाँ पे स्थित है गोसुंडी? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोसुंडी अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे गए, कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया? कौन सी लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख? एक मिनट, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति लेख। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशुद्ध वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायण, राणा रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और सेल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। किसको? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तिस्तंभ की प्रशस्तियों की रचना, कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? किसने की थी? कवियत्री और महेश ने। कवियत्री और महेश ने की थी कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना। इसकी व्याख्या देख लीजिए कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति जो लेख है वो 3 दिसंबर 1460 प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ के कीर्तिस्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन, बापा यानी कि जो कुंभा है उनको बापा कहते थे, वर्णन, फिर हमीर का वर्णन किया गया। इसके प्रशस्तिकार कवि कौन थे? कवि अत्रि और कवियत्री थे। लेकिन इसके निधन हो जाने के कारण उसके पुत्र
महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? कौन सी प्रशस्ति के? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे कौन थे? अत्रि और महेश। ये जो राजस्थान की जब सभी भर्तियाँ उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, सभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं राजस्थान के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? जिरवा शिलालेख के बारे में सही है? क्या सही है चिरवा अभिलेख के बारे में? यह 1233 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार है और इसके शिल्पी देलन थे। और चौथा है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो इसमें से ये तो चौथा तो गलत हो गया, बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है, तो मतलब दूसरा ऑप्शन राइट आ जाएगा। चिरवा शिलालेख की व्याख्या देख लीजिए। चिरवे का शिलालेख कहाँ है? बड़गांव तहसील उदयपुर में स्थित है। 1273 में लगाया गया था। चिरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्नप्रभ सूरी ने इसकी रचना की। किसने की रचना? रत्नप्रभ सूरी ने। किसके शिष्य थे रत्नप्रभ सूरी? भुवन सिंह सूरी के रचना की। और उनके शिष्य पार्श्वचंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी कौन था? देलन ने इसे दीवार पर लगाया था। किसने लगाया था दीवार पर? देलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? कौन से राजवंश का उल्लेख करता है? मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है वो राज प्रशस्ति के रचयिता है। व्याख्या देख लीजिए राज प्रशस्ति की। राज प्रशस्ति जो है 1676 में लिखी गई थी, राजसमंद में है। विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह किसके लिए लिखी थी? राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत भाषा में 24 सर्गों में उत्कीर्ण 1106 श्लोक की थी। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएँ 9 चौकी की पाल की ताकों में रखी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। क्योंकि प्रशस्तिकार जो था वो राज सिंह और जगत सिंह के समय तक जीवित था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? किस शिलालेख में है? राज सिंह प्रशस्ति में जो है मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति का काल है कौन सा? 1676 में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण
कहा गया, वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया। ऑप्शन देख लेते इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के बारे में देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बिजोलिया शिलालेख जो कहाँ है, भीलवाड़ा में 5 फरवरी 1170 को उत्कीर्ण करवाया गया था, लगवाया गया था। यह लेख बिंजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली व उसकी उपलब्धि दी गई है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाग ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण स्मृति में लगाया। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली का पुराना नाम क्या था, दिल्ली का को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख किस राजवंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? किसकी? चौहान वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंजोलिया अभिलेख का काल है, कौन सा काल है? 1170। साथ साथ समझते चले इनको। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? कौन सा शिलालेख है जो चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? बिंजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने जो बिंजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था इन्होंने। व्याख्या देख लीजिए इसकी बिंजोलिया शिलालेख के बारे में। बिंजोलिया प्रशस्ति का रचयिता क्या था? गुणभद्र था। कौन था? गुणभद्र। यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों में से उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है। ये यथा जबालीपुर जो जालोर का प्राचीन नाम है, शाकंभरी जो सांबर का प्राचीन नाम है, श्रीमाल जो बीनमाल जो जालोर में स्थित है उसका प्राचीन नाम है, विद्यावल्ली जो बिजोलिया का प्राचीन नाम है, मंडलकर जो मांडलगढ़ का प्राचीन नाम है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमान चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? बिंजोलिया शिलालेख के अंदर है इनका प्राचीन नामों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? जबालीपुर कहाँ है? जालोर में। बिंजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिंजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक चौहान नरेश के काल का है? किसके? सोमेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? जबालीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभ चंद्र। व्याख्या देख लीजिए। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति जो कब लगाई? 1230 में। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 की है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव या शुभचंद्र ने की और उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। किसने किया था? सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ मंदिर में लगाई गई थी। परमारों
तथा वास्तुपाल और तेजपाल के वंशजों का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतोत्सव के लेखक है। सूरतोत्सव के लेखक कौन है? सोमेश्वर। जो यहाँ पे इसको बताया गया है, ये सूरतोत्सव काव्य के लेखक कौन है? सोमेश्वर देव या शुभचंद्र जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रायसिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रायसिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है? बीकानेर के शासकों से। व्याख्या देख लीजिए। रायसिंह प्रशस्ति कहाँ है? बीकानेर में। कब लगाई है? 1594 में। ये लेख महाराजा रायसिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर दुर्ग के इस द्वार के पार्श्व में लगी इस प्रशस्ति रचयिता कौन है? इस प्रशस्ति के रचयिता जयता या जद्दा के नाम से ज्ञात होता है इनका नाम। कि 30 जनवरी 1590 ईस्वी को बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 17 जनवरी 1594 को पूर्ण हुआ था। इस लेख से राव बीका से रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ कहते हैं। जो बीकानेर जो दुर्ग है वो किस पत्थरों से बना हुआ है? कैसे पत्थरों से? लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको क्या लालगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ है। बीकानेर के जो दुर्ग है उसका नाम क्या है? जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन? गटियाला शिलालेख जो है मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गटियाला शिलालेख जो 863 ईस्वी विक्रम संवत 918 ईस्वी के लेख जोधपुर के पास गटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। जो गटियाला शिलालेख है एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें प्रतिहार नरेश कक्कू का यशोगान, न्यायप्रिय, जनहित का संपादक, वीर व साहसी शासक एवं उनकी वंशावली रोहिलित से लेकर कक्कू तक की दी गई। यह लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मण का उल्लेख है। इस अभिलेख का रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार कृष्णेश्वर था। इसे कक्कूक ने उत्कीर्ण करवाया था। इन्हें शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो ओसवालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अभीरों पर विजय का दावा करता है, कौन सा अभिलेख है? गटियाला शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार कक्कूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? किस वंश की प्राप्त होती है? मंडोर के प्रतिहार वंश की। गटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य हैं, कौन सा कथन असत्य है इनमें? सत्य कथन देख लेते पहले। सत्य कथन कौन कौन से? अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है, सही है। और अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है, ये भी सही है। और यह अभिलेख चार अभिलेखीय
लेखों का समूह है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कहाँ से इसका गलत है। अभिलेख में नागवर प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, ये इसका राइट ऑप्शन मतलब राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कितने? 3। व्याख्या देख लीजिए इसकी। बड़वा यूप अभिलेख सन 1800 मिटा हुआ है इसमें। 12 जिले पूर्व में कोटा की अंता तहसील के बड़वा गांव में विक्रम संवत 238 कृत संवत 295 के 3 यूप लेख मिले हैं। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ संपादन का उल्लेख है। इन यूप अभिलेख से देश में बुद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधिकाल में यज्ञादि के पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मोखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। यह स्तंभ यूप पर उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। कौन सा है? बरनाला अभिलेख। व्याख्या देख लीजिए इसकी। बरनाला अभिलेख जयपुर में है और जयपुर के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं कौन है? कवि महेश। व्याख्या देख लीजिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद में है, 1460 में उत्कीर्ण कराई गई थी। इसका प्रशस्तिकार उत्कीर्ण कवि महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी व भाषा संस्कृत हैं। पहली शिला में 68 श्लोक हैं। एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। दूसरी शिला में चित्रांगताल चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़गढ़ का वैभव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रशस्ति से तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गुहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई है। इस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया जाता है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी में निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेख है। इसका है महेश। लेखक कौन है? महेश था इसका। व्याख्या देख लीजिए। एकलिंग प्रशस्ति गिरवा तहसील उदयपुर का रचयिता महेश्वर था। इसमें बप्पा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ की गुहिलों का वर्णन है। दोस्तों, अगर कोई फ्लो के अंदर में कोई वर्ड गलत बोल जाऊं तो उसके लिए समझ आता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? बरली का अजमेर में स्थित है। व्याख्या देख लीजिए इसकी बरली की। बरली या
बरली, केकड़ी जिले, केकड़ी ने अजमेर, पूर्व में अजमेर जिले की भिनाई तहसील से, एक मिनट, भिनाई तहसील में स्थित यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। बरली के पास बिलोटा माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया। बरली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है कौन? ब्राह्मी पांडुलिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यारों का इतिहास बताता है? कौन बताता है? मंडोर का मंडोर शिलालेख। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मंडोर का शिलालेख जोधपुर में है। मंडोर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मंडोर का दूसरा शिलालेख 887 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक बाहुक ने खुदवाया। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा विष्णु व शिव पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में प्रत्यारों को सौमित्र लक्ष्मण के उद्भूत हुआ कहा गया है? किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति उसकी व्याख्या है ग्वालियर प्रशस्ति की। मिहिर भोज प्रथम की देन है। जो ग्वालियर प्रशस्ति किसकी देन है? मिहिर भोज प्रथम की। यह संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु अनुमानतः यह 880 ईस्वी के लगभग की है। इस लेख का लेखक भट्टधनिक का पुत्र बालादित्य है। इससे गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत है। देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसका पूर्व के ताम्रपत्र, दूसरा है चौकली के ताम्रपत्र। तो इसका हो जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र। जो पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए पूर्व के ताम्रपत्र की। पूर्व का ताम्रपत्र 1535 में। यह ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बतलाता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान किया था। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? इसमें चिकली ताम्रपत्र में, जो 1483 का है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चिकली ताम्रपत्र जो 1483 का है, इसमें किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख में। किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। हर्ष की प्रशस्ति की, हर्षनाथ की प्रशस्ति कहाँ पे है? हर्षनाथ सीकर के मंदिर की यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अलट द्वारा किए जाने का वर्णन है। इसमें चौहानों का वंशक्रम एवं उसके उपलब्धियों, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। ये चौहान शासक विग्रहराज के समय की है। ये किसके? चौहान शासक विग्रहराज के समय की है। इसमें वागड़ को वारगट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है। कौन सा है?
ग्राम पूछा है इसमें, पदराड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला तो होगा गोसुंडी, दूसरा हो जाएगा बुजकला, तीसरा हो जाएगा बिजोलिया और चौथा हो जाएगा नेमिनाथ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। व्याख्या देख लीजिए गोसुंडी शिलालेख की। गोसुंडी अभिलेख, बुजकला का अभिलेख, ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है गोसुंडी। तो बुजकला अभिलेख 815 ईस्वी में पार्थिव मंदिर बुजकला बिलाड़ा जोधपुर में मिले। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के शासन काल का है। इसका सूत्रधार देइया था। नेक्स्ट है बिजोलिया का लेख, बिजोलिया का अभिलेख है भीलवाड़ा में 1170 का है। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति ये 1230 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। कहाँ पे? नरवर्मा गोहिल। व्याख्या देख लीजिए इसकी। रसिया की छत्री का शिलालेख 1274 का चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण। इस लेख से मेवाड़ के गोहिल वंश से शासकों बप्पा से नरवर्मन तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना पियर पट्टू के पुत्र वैद्य शर्मा ने की। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी नागदा एवं देरवाड़ा से मिलती है। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? कौन सा? मानमोरी। नेक्स्ट है मानमोरी का लेख। इसकी व्याख्या समझ लीजिए मानमोरी के लेख की। मानसरोवर झील के तट पर विक्रम संवत 770 के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण इस लेख में अमृत मंथन की कथा, 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख। इसमें इसके रचयिता प्रशस्तिकार कौन है? पुष्य, नागभट्ट का पुत्र जो पुष्य था वो इसका रचयिता है। एवं उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य का उल्लेख मिलता है। उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिवादित्य। और प्रशस्तिकार कौन है? पुष्य। उल्लेख मिलता है इनका। कर्णजन्म स्टोर को चित्तौड़गढ़ से प्राप्त है। इस लेख से उस समय के राजाओं द्वारा ले जाने वाले करों, युद्धों में हाथियों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने आदि की जानकारी मिलती है। इसमें चित्रांगद मौर्य का लेख है जिसमें चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया गया था। जब कर्नल स्टोर इसे इंग्लैंड ले जा रहा था तो असंतुलन के कारण समुद्र में फेंकना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख या प्रशस्ति और उसके उत्कीर्णकर्ता वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? देख लेते इसके। ऑप्शन देख लीजिए। इसका पहला अचलेश्वर शिलालेख 1225 सही है। दूसरा बिजोलिया शिलालेख 1170 सही है। और चौथा है कोमलगढ़ प्रशस्ति 1460 सही है। तो इसका गलत, जो ये गलत है तो इसका राइट आंसर जो है 3 नंबर। व्याख्या देख लीजिए इनकी। बिजोलिया लेख भीलवाड़ा में 1170 में, और चिरवे का शिलालेख उदयपुर में 1273 में, श्रृंग ऋषि का लेख उदयपुर में 1428 में, रणकपुर प्रशस्ति का लेख पाली में 1439 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? किस रियासत से संबंधित है? व्याख्या देख लीजिए इसकी। उदयपुर के लकुलिस के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत
पद्यों में देवनागरी लिपि, इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? कहाँ प्रचलित था? बीकानेर में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। सन 1759 में के लगभग बीकानेर टकसाल में आलमशाह चांदी के सिक्के डाले गए जो 1859 तक प्रचलन में रहे। इन सिक्कों पर एक और पारसी में सिक्का मुबारक साहब किरासानी आलम बादशाह गाजी था। दूसरी ओर सन 1121 में जुलूस मेमनत मानस अंकित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? दामोदर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। व्याख्या है 661 में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? कहाँ पे? राजस्थान में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। आहत मुद्राएं क्या है? पंचमार्ग सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में था। बेराट के उत्खनन में एक कपड़े में बंधी हुई चांदी की 8 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। सांबर के उत्खनन में 6 पंचमार्ग, रेड के उत्खनन में 375 चांदी की पंचमार्ग मुद्राएं एवं रंगमहल में भी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। प्राचीनतम पंचमार्ग सिक्कों का समय क्या था? प्राचीनतम पंचमार्ग सिक्कों का समय क्या था? क्या समय था? 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। डोडिया क्या है? जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का जो सिक्का है उसको क्या बोलते थे? डोडिया। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था जो का डोलिया या डोडिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? किससे? उदयपुर से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मेवाड़ के कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रसिद्ध चांदी व तांबे के गांदिया सिक्के मिले हैं जो क्षत्रप व प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतलाकर बनाए गए थे, जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गधे के मुंह जैसे दिखाई देने के कारण गधिया सिक्के के नाम से जाना गया। ये ऐसे गधिया सिक्के त्रिभुवननगरी, सिरोही, रेणी, नर्मद आदि नगरों पर भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। कौन सा सिक्का नहीं है मेवाड़ राज्य का? ये सारे सिक्के जो है मेवाड़ राज्य के नहीं है। वो तो चौथा आंसर राइट आंसर इसका चौथा। व्याख्या देख लीजिए। मेवाड़ के सिक्के चित्तौड़गढ़, डीगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, उदयपुरी, मुंगली सिक्का, एलची, चदौड़ी और स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही, आलम शाही जो सिक्के कहाँ से? मेवाड़ से प्राप्त होते हैं। झाड़ शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? कौन सी में? जयपुर में जो है झाड़ शाही सिक्का प्रचलित था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जयपुर के कछवा नरेशों ने
मुगल काल में झाड़शाही सिक्के चलाए जो तोल में 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? झाड़शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और जारी करता सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? तो झाड़शाही जयपुर का है, विंशोपक चहमान वंश का है, और डब्बूशाही कहाँ का है? मारवाड़ राज्य का। और कौन सा सुमेलित नहीं? विजयशाही सिक्के जो सुमेलित नहीं है। विजयशाही सिक्के कहाँ के थे? जोधपुर के थे। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह 1772 से 1793 ईस्वी में जब सर्वप्रथम मुगल बादशाह आलम शाह से आज्ञा प्राप्त कर सोने चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के डाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत से सम्मिलित नहीं है? उसका राइट आंसर तो हो जाएगा 3। राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? विजयशाही सिक्के विजयशाही मुद्राएं बीकानेर रियासत की नहीं है। अकेशाही सिक्के अकेशाही मुद्राएं जैसलमेर की है। झाड़शाही जयपुर की, गजशाही जोधपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल्लुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? सोजत में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। सोजत पाली की टकसाल के सिक्के तिल्लुलिया लल्लूशाही से कहलाते थे। सोजत की टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव शब्द भी उत्कीर्ण होने लगा था। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकन होने के कारण इन्हें बाईसदा इक्के भी कहा जाता है। ऐसा बाईसदा सिक्के भी कहा जाता है। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? अलवर से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। अलवर के सिक्के अकेशाही है, रावशाही है, तांबे का रावशाही, टक्का अंग्रेजी में पाव आना सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजों में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल कब तक था? शासनकाल 1883 से 1943 में अंग्रेज सरकार से हुई समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी डले गए। इन्हें गंगाशाही सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा था। उसके चारों ओर अंग्रेजों में विक्टोरिया इम्प्रेस तथा दूसरी और देवनागरी व उर्दू में महाराणा गंगा सिंह बहादुर अंकित थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगला, बिंडरिया, नाथद्वारिया हैं क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। व्याख्या देख लीजिए इनकी। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के डीगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, बिंडरिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को द्रुम व रूपक रूपक तथा तांबे के सिक्कों को कषापण कहते थे। क्या कहते? कषापण। इसको कहते रूपक, कषापण कहते थे। तांबे
चांदी के सिक्कों को ध्रुव व रूपा कहते थे तथा तांबे के सिक्कों को कर्षापण कहते थे। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य या वर्षा आदि का चित्र अंकित रहता था। ये चौकोर होते थे। इसी प्रकार का तांबे का एक सिक्का डिगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? किसमें? कुचामन में। व्याख्या देख ली। सन 1938 में कुचामन के ठाकुर महाराजा मानसिंह ने आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी को कुचामनी सिक्का बना, चांदी का कुचामनी सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्यवर्ष लिखा होता है, होने से 31 कहलाया। इसको बोपुसाई बोरसी रुपया भी कहते थे। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्के एलची जारी किए? किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का एलची। चित्तौड़ की टकसाल से मुगल बादशाह अकबर, चित्तौड़ विजय उपरांत जहांगीर आदि के डाले गए सिक्का एलची कहलाते हैं। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कुंवरी की स्मृति में चंदौड़ी रुपया, 8 आनी, 4 आनी, 2 आनी, 1 आनी के सिक्के जारी किए। इन पर पारसी अक्षर थे। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए? किसने चलाए थे? सोमल देवी ने। व्याख्या देख लीजिए इसकी। अजयराज की रानी सोमल देवी या सोमलेखा ने अपने नाम के तांबे व चांदी के सिक्के चलवाए थे। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? इसे अजमेर से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कुषाण शासकों के संपर्क ने राजस्थान के पत्थर और मरने मूर्तिकला को एक नवीन मोड़ लिया, जिसमें नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, सांबर का स्त्री धड़ अश्व तथा आज मुख्य हाग्रीव या अग्नि की मूर्ति अपने आप में कला के अद्वितीय नमूने हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मदनशाही सिक्के जो बीकानेर के नहीं है। मदनशाही सिक्के कहाँ के? कोटा के। स्वरूपशाही सिक्के मेवाड़ के, विजयशाही सिक्के जोधपुर के, जाटशाही जयपुर के हैं और मदनशाही कहाँ के? कोटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? किससे? जयपुर से संबंधित। व्याख्या देख लीजिए दस्तूर कोमवार का। दस्तूर कोमवार जयपुर में। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है, जो 32 खंडों में उपलब्ध है, जिनमें जयपुर रियासत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसमें जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट, उपहार, युद्ध में काम आए व्यक्तियों को दी गई इज्जत आदि का वर्णन मिलता है। इसमें तत्कालीन आभूषणों, वस्त्र, पर्वों के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलती है। दस्तूर फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है रीति या नियम, विधि, रहस्य, खोज तथा कायदा और कौम का अर्थ है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय, भेंट, उपहार आदि के वर्णन निम्न किससे प्राप्त होते हैं? किससे प्राप्त होती है? दस्तूर कोमवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीकत बही मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? जोधपुर से।
व्याख्या देख लीजिए इसकी। एक मिनट रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीकत भाई मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? हकीकत भाई मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? जोधपुर से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। हकीकत भाइयों से विशेषतया जोधपुर के राजाओं के दिनचर्या के कार्यों, यातायात के साधनों, त्योहारों, धार्मिक कार्यों, आय के साधनों, अर्थव्यवस्था क्रांति से संबंधित अंश आदि का बोध होता है। 15वीं शताब्दी से जोधपुर के अंतिम शासक हनुवंत सिंह तक की हकीकत भैया मिलती है। इससे यह ज्ञात होता है कि मारवाड़ के शासक ब्रिटिश सत्ता के प्रबल समर्थक थे। प्रत्येक बही से 5 से 10 वर्ष तक के समय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद राजस्थान में हूण आगमन को दर्शाते हैं। कौन सा सिक्का है वो? ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ससेनियन, राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान की सीमा में 5वीं सदी से 12वीं सदी तक कुछ ऐसे सिक्कों का प्रचलन था जिन पर ईरान के ससेनियन वंशी नरेशों के सिक्कों का प्रभाव था। मुद्रा शास्त्र में इन सिक्कों को इंडो ससेनियन सिक्कों के नाम से जाना जाता है। कासिंद्रा गांव सिरोही से इन सिक्कों का बड़ा खजाना 94,000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जैसे नई वीडियो अपलोड होगी तो आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो इसलिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। कहाँ पे? कर्णस्वा के शिलालेख के शिलालेख से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कर्णस्वा का लेख 738 ईस्वी में कोटा के निकट कर्णस्वा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण ये लेख 738 ईस्वी का है, जिसमें धवल नामक मौर्यवंशी राजा का उल्लेख है। किसका? धवल नामक मौर्यवंशी राजा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम। व्याख्या देख लीजिए इसकी। बेड़वास गांव की प्रशस्ति 1668 महाराणा राज सिंह प्रथम के समय की है। इसकी भाषा मेवाड़ी और लिपि नागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो साके होगा। कौन सा होगा? 1928। कैसे ज्ञात करते हैं इसकी व्याख्या देख लीजिए पूरी। विक्रम संवत से 78 वर्ष बाद ईस्वी संवत का प्रारंभ हुआ और ईस्वी संवत से 57 वर्ष बाद शक संवत प्रारंभ हुआ। अतः साके विक्रम संवत 135 78 संवत का और शतांतर विक्रम संवत का दोनों को जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 2063 में से 135 घटाएंगे तो 1928 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।